हमारी जो बिकम है डॉक्टर इन 100 डेज़ वाली सीरीज़ है, उसका ये तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, उनका क्या-क्या उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन-सा आईवी फ्लूइड्स है जो अपने इंडिया के अंदर नहीं चलते हैं, फिर भी फ़ॉरेन में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित में लाए जाते हैं। क्या हम उनको उपयोग कर सकते हैं? आईवी फ्लूइड्स के बारे में पूरी जानकारी दूँगा, कब, किसको, कैसे, क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में एक-एक चीज़ बताऊँगा। वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि कितने प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलोइड, कोलोइड। क्रिस्टलोइड वो सारे फ्लूइड्स आ गए जिसके अंदर एनएस, डीएनएस, आरएस, डी5, डी10 और ये जितने भी प्रकार के आते हैं, प्लाज्मालाइट्स, ये सभी आते हैं क्रिस्टलोइड के अंदर। उसके बाद आते हैं कोलोइड। कोलोइड के अंदर वो आते हैं, जिलेटिन आ गया, स्टार्च आ गया, जिसके अंदर वोल्यूलाइट 6% हो गया, उसी के साथ में डेक्स्ट्रॉन, 40-70, एल्बुमिन, ये सभी आते हैं। इनका किसका क्या-क्या काम है, सारे डिटेल में बात करेंगे। और तीसरे टाइप के होते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्लेटलेट हो गई, होल ब्लड हो गया, उसी के साथ में प्लाज्मा हो गया, एपीपी हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, पीसीबी हो गया। तो इनके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। फ्लूइड्स ऑस्मोलिटी के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है कि ब्लड की जो ऑस्मोलिटी होती है, यानी कि 275 से 295 इसकी ऑस्मोलिटी होती है किसकी, ब्लड की। तो आइसोटोनिक वो फ्लूइड होते हैं जिनकी ऑस्मोलिटी इसी के आसपास होती है, यानी कि इसी की रेंज में होती है, जैसे कि आइसोटोनिक की 270 से 310 होती है। अब बात आती है कि ये कौन-कौन से फ्लूइड्स होते हैं, तो एनएस हो गया, डी5 हो गया, आरएल, डीएनएस, इनको हम आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर इन फ्लूइड को अपन लगाते हैं तो ये नसों के अंदर ही रहते हैं, नसों को छोड़कर बाहर नहीं जाते, यानी कि सेल एंड टिश्यू के अंदर नहीं जाएँगे। ये फ्लूइड सिर्फ नसों के अंदर ही रहेंगे, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि हाइपोटोनिक क्या होते हैं, तो हाइपोटोनिक ये ब्लड से कम गाढ़े होते हैं। ब्लड से कम गाढ़े होने की वजह से जब हम इनको लगाते हैं, तो ये नसों के अंदर जाकर नसों से सेल एंड टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। तो सेल एंड टिश्यू के अंदर चले जाएँगे तो सेल एंड टिश्यू सूज जाएँगे, तो आपके पूरे शरीर पर सूजन आ सकती है अगर इनको लगा दिया। तो कौन-कौन से हो सकते हैं? 0.45% एनएस, 0.245% एनएस। ये सभी जो भी आईवी फ्लूइड हम चढ़ाते हैं वो सीधा सेल एंड टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, यानी कि आपके वेसल के अंदर जाएँगे, वेसल से सीधा ये सेल एंड टिश्यू के अंदर चले जाएँगे। कब उपयोग किया जाता है इनका? तो सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि जब आपका शरीर से सब कुछ पानी निकल जाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है आपको, उस समय पे इस फ्लूइड को लगाया जाता है। आपकी स्किन पूरी मुरझाई सिकुड़ जाती है, आपके सेल एंड टिश्यू ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती है या ऐसे स्किन पकड़ते हैं तो स्किन का टर्गड़ नहीं रहता, उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती, बिल्कुल डिमिनिश हो जाती है। उस समय पे इस फ्लूइड को लगाया जाता है ताकि आपके सेल एंड टिश्यू के अंदर पानी की सप्लाई हो सके और आपका हाइड्रेशन मेंटेन हो सके। हाइपरटोनिक ब्लड, ये हाइपरटोनिक को सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ये ब्लड से थोड़े गाढ़े होते हैं, जैसे 3% एनएस। तो ये किन व्यक्तियों को लगाया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है। तो ये करते क्या है कि ये आपके वेन्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर ये फ्लूइड रहते हैं और ये सेल एंड टिश्यू जो भी पानी एक्स्ट्रा बाहर चला गया जिसके कारण सूजन आ रही है, जैसे इस हाथ पे वेन के अंदर ही रहना चाहिए लेकिन अगर बाहर आ जाता है तो सूजन आ जाती है। तो उस सूजन वाले पानी को ये खींच लेता है और खींच के किडनी के थ्रू बाहर निकल देता है। यानी कि जिनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर एडिमा रहता है, उन व्यक्तियों के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इस सॉल्यूशन का उपयोग अपन हाइपोवोलेमिया, यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पहले ही ज़्यादा पानी है उसकी नसों में, उसमें इसका उपयोग नहीं करेंगे। कार्डियक पेशेंट वाले जिनको दिल की बीमारी है या दिल से जुड़ी हुई कोई सी भी बीमारी है, उनमें इसका उपयोग नहीं करेंगे। जिनकी किडनियाँ फेल है, जो पानी को पूरा बाहर नहीं निकाल पाती है, उनके अंदर भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। और जिनका ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है, अगर आप इस फ्लूइड को देंगे तो ये क्या करेगा, सेल एंड टिश्यू से पानी खींच लेगा। खींचने की वजह से आपकी नसों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये नहीं दिया जाता है। सिर्फ स्ट्रिक्टली जिनको एडिमा है और उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, रीनल फेलियर नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, उन व्यक्तियों के अंदर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं।
अब बात आती है कि अगर ये सिंपल डायग्राम में मैंने आपको समझाया है, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया। अगर इसके अंदर इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सेल एंड टिश्यू का टुकड़ा काट के डाल दूं, तो वो क्या करेगा, पानी को खींच लेगा। यानी कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो सेल एंड टिश्यू के अंदर चला जाएगा। आइसोटोनिक वाले के अंदर डाल दूंगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, ना तो पानी बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि जो सेल एंड टिश्यू मैंने डाले उसके अंदर जो पानी भरा है वो भी निकल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से इन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्रिस्टलोइड में जो NS है, उस NS का कहाँ-कहाँ उपयोग कर सकते हैं, NS के अंदर क्या होता है, किन व्यक्तियों को, किन मरीज को लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है। तो जो नॉर्मल सलाइन होती है वो 0.9% की कंसंट्रेशन में आती है, यानी कि 0.9% इसके अंदर क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम होता है, सोडियम और क्लोराइड, जिसे हम नमक भी कहते हैं। किसको लगाना है, तो वोमिटिंग वाले पेशेंट को, जिस मरीज को उल्टी हो रही हो या थोड़ी देर पहले उल्टी हुई हो उसको लगाया जाता है। जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत सूजन आ रही है, तो उस व्यक्ति को, क्योंकि इसकी ऑस्मोलिटी थोड़ी सी ब्लड से ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये सेल एंड टिश्यू से पानी खींच लेता है, जिससे सूजन कम हो जाती है। तो उन व्यक्तियों में भी इसको लगाया जाता है। किसी में 100-200 ml ब्लड लॉस हो गया या फिर कट गया है, अगर फ्लूइड लॉस हो गया, तो उन व्यक्तियों के अंदर भी इसको लगाया जाता है। NS की ऐसी बोतल आती है जो 100 ml में, 500 ml में भी आती है। मैक्सिमम हम दिन में, अगर उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, रीनल प्रॉब्लम नहीं है, यानी किडनियाँ सही है और उसका दिल की कोई बीमारी नहीं है, तो दिन में हम मैक्सिमम 5 बोतल तक लगा सकते हैं। उसी के साथ बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन में देते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब कि पानी की कमी हो जाना। अब पानी की कमी या तो उल्टी के कारण होती है या दस्त के कारण होती है। तो मेनली अगर किसी व्यक्ति को उल्टी के कारण पानी की कमी हो रही है, उसको बार बार उल्टियाँ ही हो रही है, उसके कारण डिहाइड्रेशन हुआ है, तो NS इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर मरीज को पानी की कमी हुई हो तब देना है, परंतु जब उल्टी के कारण पानी की कमी हुई है तो NS देनी है। आगे बात करेंगे, अगर दस्त के कारण पानी की कमी होती है तो कौन सी लगाई जाती है और क्या उपयोग हो सकता है। तो घाव को धोने में, इंजेक्शन को मिलाने में, ऐसे छोटे मोटे उपयोग इसके किए जाते हैं। इसको शॉक वाले पेशेंट में, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसमें लगा सकते हैं। हाइपोनाइट्रीमिया, जिसके अंदर सोडियम की कमी हो गई है, उन व्यक्तियों में लगा सकते हैं। अब हाइपोनाइट्रीमिया किसमें होता है सबसे ज़्यादा, तो जिन व्यक्तियों को डायूरेटिक्स चलती है, जैसे कि किसी को टोर्सेनामाइड चल रही है, स्पाइरोलेक्टोन चल रही है, या ऐसी ही कोई क्लोर्थाडियोन जिनको ब्लड प्रेशर की गोलियाँ चलती हैं, उनको खास तौर पर डायूरेटिक चलती है। तो उन व्यक्तियों के अंदर जब पानी निकलता है तो उसके साथ साथ में सोडियम भी बाहर निकल जाता है। तो सोडियम की कमी हो जाती है तो उन व्यक्तियों में लगाया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जब ब्लड लगाया जाता है तो वो नसों के अंदर गाढ़ापन आ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी NS लगाई जाती है साथ में। किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल गिरना शुरू हो गया, उस समय भी अपन NS लगा सकते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अभी इसके बारे में छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखिए कि मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पानी की कमी हो जाती है और पानी अगर सही से निकल जाता है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो जाता है। हाइपरकैल्सीमिया वाले पेशेंट में, हाइपरकैल्सीमिया का मतलब ये होता है कि अगर आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये थायरॉयड ग्लैंड है, इसी के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, अगर वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, तो वो आपकी हड्डियों में जमा हुआ कैल्शियम, बाहर से आया हुआ कैल्शियम सभी को ब्लड में छोड़ देगी। और वो कैल्शियम क्या होगा, वो कैल्शियम आपके किडनी स्टोन बनाने का काम करेगा। उसी के साथ में ये कैल्शियम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर NS लगाई जाती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में, जिनका शुगर ऐसा हुआ कि शुगर 500 1000 चल रहा है, उनके शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, गोलियां नहीं खा रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के अंदर क्या होगा कि उनके शरीर के अंदर प्रोटीन और फैट को तोड़ तोड़ के एनर्जी लेगा शरीर। तो जब प्रोटीन और फैट टूटती है तब कीटोन बॉडीज बनती है, उसी को हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर NS लगाई जाती है ताकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को कम किया जा सकता है। किसको नहीं लगाना है, जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको किडनी फेल है, रीनल फेलियर है, बहुत ही लंबे समय तक अगर उसको उल्टी हो रही है, 6-7 दिन 10 दिन हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपन NS नहीं लगाते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति को भी NS नहीं लगाया जाता है, वरना
इसके अंदर पहले ही सोडियम है और सोडियम अपने साथ पानी को लेकर जाता है। अगर इसको वेन के अंदर लगाया है तो ये क्या करेगा, वेन के अंदर जाकर जो सेल एंड टिश्यू में पानी है उसको भी बाहर खींच लेगा। तो आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180-200 चल रहा है ना, अगर आपने उसको एनएस लगा दी तो वो 200-250 को भी टच कर जाएगा। इसलिए उन व्यक्तियों के अंदर ये फ्लूइड नहीं लगाए जाते। उन व्यक्तियों के अंदर डायूरेटिक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि क्रूसेनामाइड हो गया, एक एम्पूल आता है 4 ml का, उसको लगाया जाता है, जो मैं हाइपरटेंशन वाले टॉपिक में आपको क्लियरली बताऊंगा। उसके बाद रिंगर्स लैक्टेट। अगर मेरी माने कि आपके पास कुछ भी एनएस अवेलेबल नहीं है या एनएस से बेटर क्या हो सकता है, तो रिंगर लैक्टेट ये 98% लोगों को दिया जा सकता है। ये सबसे बढ़िया फ्लूइड है जिसे हम एनएस की जगह दे सकते हैं। किस किस को देना है? डिहाइड्रेशन वाले। अब मैंने कहा था डिहाइड्रेशन एक तो उल्टी के कारण हुआ था तो एनएस, और अगर दस्त के कारण, डायरिया के कारण हुआ है तो उसको आरएल लगाएंगे। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसको, उस मरीज को भी अपन लिंगर्स लेफ्टेड आरएल लगाएंगे। बढ़ने वाले मरीज को, जो जल गया है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कमी हो जाती है, तो ऐसे मरीज को हम आरएल लगाएंगे। और उसी के साथ में कौन किस व्यक्ति को देंगे, किसको नहीं देना है, तो लीवर फंक्शन, जिसका लीवर फंक्शन डैमेज है, यानी कि उसको लीवर सिरोसिस हो गया है, जॉइंडिस हो गया है, पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, या लीवर की कोई बीमारी है, तो उसको आरएल नहीं देते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको आरएल नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर भी सोडियम पोटेशियम होता है, वही पानी को खींचेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, इसलिए इसको नहीं देते हैं। अगर मरीज को अभी अभी खून की बोतल लगी है और उसको और ड्रिप लगानी है तो आप उसको एनएस दे सकते हैं, आरएल आपको उसको नहीं लगाना है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे सोडियम लेक्टेट, ये सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं। इसलिए वैसे इसका सिर्फ 2-3 जगह ही इसको नहीं लगाया जाता, बाकी इसका 98% उपयोग किया जा सकता है। अब बात आती है प्लाज्मा लाइट। प्लाज्मा लाइट आपके लिए नया हो सकता है, आपने सुना नहीं होगा। बहुत सारी ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पाया जाता है, लेकिन अगर मेरी माने तो एनएस और आरएल से 10 गुना बेटर है प्लाज्मा लाइट। इसलिए बेटर है क्योंकि प्लाज्मा लाइट के अंदर जो कंपोजिशन है, जैसे सोडियम का क्या लेवल होना चाहिए, मैग्नीशियम का क्या लेवल होना चाहिए, क्लोराइड का क्या लेवल होना चाहिए, फॉस्फोरस, इन सभी चीज़ों का जो लेवल ब्लड में होता है वो सेम ही लेवल इसी के अंदर होता है। यानी कि आप एक तरीके से अगर ब्लड में से हम प्लाज्मा निकाल लें, उसमें से अपन रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, इनको निकाल दें, और जो बचता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन, वैसा ही सेम इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन ये होता है। तो ये सबसे बेस्ट होता है। जैसा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा होता है, सेम वैसा ही यही होता है। यानी अगर कहें कि सबसे बढ़िया कौन सा है एनएस और आरएल से भी, तो प्लाज्मा लाइट सबसे बेस्ट है। लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है, 400-500 रुपये की बोतल आती है, इसलिए हर कोई एफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अगर जो एफोर्ड कर सकता है, तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि उसको आरएल और एनएस की अगर ज़रूरत है, उस जगह आप उसको प्लाज्मा लाइट लगाइए, ये सबसे बेस्ट रहता है। अब कौन कौन से मरीजों में जो जल गया है, जिसके अंदर जल जाता है तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए, सिर में अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए प्लाज्मा लाइट अच्छा रहता है। इन्फेक्शन हो गया है, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, अब नॉर्मली आप अगर ये नहीं मिले तो आरएल और एनएस लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये करते हैं अपन, डायरिया हो गया, दस्त हो गई, वॉमिटिंग होगी, खून का लॉस हो गया, या फिर डिहाइड्रेशन है, उसको जनरल वीकनेस है, तो इन सभी, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंडिकेशन सभी पेशेंट में इसको लगा सकते हैं। शुगर वाले पेशेंट में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल सबसे बेस्ट फ्लूइड माना जाता है। उसी के बाद डीएनएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीएनएस के अंदर डेक्सट्रोज आता है और नॉर्मल सलाइन आता है। डेक्सट्रोज को अपन सिंपल भाषा में शुगर कह सकते हैं, और नॉर्मल सलाइन को पानी, नमक का पानी, सॉरी, डेक्सट्रोज 5% को शुगर कह सकते हैं, और इसको साल्ट वाटर कह सकते हैं नॉर्मल सलाइन को। किस में लगाया जाता है, तो अगर मरीज को लग जाए और खून निकल रहा है और खून की कमी आ रही है और खून नहीं है, तब लगाया जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, एक्सीडेंट वाला आया है, आपके पास कोई फ्लूइड अभी अवेलेबल नहीं है, और उस व्यक्ति को अगर कोई सा फ्लूइड लगाना है, तो सबसे बेस्ट उस समय के हिसाब से, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो डीएनएस है, अगर अवेलेबिलिटी है तो उससे भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लूइड आते हैं एक्सीडेंट वाले के, जिसके मैं आगे बात करूँगा।
तो जिनका ब्लड प्रेशर अभी गिर रहा है तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। फ्लूइड लॉस होने के कारण उसके एनर्जी डिप्रीवेशन हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी सी हो जाती है, उसके दिमाग को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाते, एनर्जी नहीं मिल पाती, तो ये एक एनर्जी का भी सोर्स बन जाता है। तो डीएनएस एक्सीडेंटल वाले केस के लिए फर्स्ट चॉइस तो नहीं है, लेकिन बेटर चॉइस है। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप डीएनएस लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसको शुगर नहीं होना चाहिए। तो अदर जनरल वीकनेस में लगा सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो गया होगा, या ऐसा मरीज जो मुंह से कुछ खा पी नहीं रहा है, लंबे समय से उसके मुंह में अगर मुंह की सर्जरी हुई है या मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, उसको खा नहीं पा रहा है, वीकनेस आ गई है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे मरीजों को डीएनएस लगाया जाता है। किसको नहीं देना है? तो उन मरीज को नहीं देना है जिनके डायबिटिक पेशेंट है और जिन मरीज को शुगर की गोलियां चल रही है, उनको नहीं देना है। एक बात और सुन लीजिए, जिन व्यक्तियों को रीनल प्रॉब्लम है, यानी कि किडनी की प्रॉब्लम है, और दिल की बीमारी है, यानी कि हार्ट की कोई भी बीमारी है, उन व्यक्तियों के अंदर अपन कोई सा भी फ्लूइड प्रेफर नहीं करते हैं। उनको फ्लूइड कम से कम लगाया जाता है ताकि उनके हार्ट पे लोड नहीं पड़े और उनके किडनी पे लोड नहीं पड़े। इसलिए फ्लूइड को बहुत ही कम लगाया जाता है ऐसे मरीजों के अंदर। तो आप पहले हिस्ट्री ले लीजिए, अगर ऐसा मरीज आपको दिखता है तो उसके अंदर फ्लूइड अवॉइड कीजिए। आप उसको मेडिकेशन या किसी और तरीके इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाकर कोई और तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब डेक्सट्रोज 25%, डेक्सट्रोज 50%, ये दोनों बहुत ही लाइफ सेविंग मान सकते हैं हम इन आईवी फ्लूइड को। कहाँ काम आते हैं? तो ऐसे मरीजों के अंदर जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। आपने क्या किया, एक मरीज आया आपके पास, आपने उसकी कंडीशन देखी, तो उसकी कंडीशन देखने पर कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है? तो उस मरीज को होगा क्या, उसके नींद जैसी कंडीशन में जाना शुरू हो जाएगा, वो मरीज अचानक से बेहोशी जैसी हालत में चला जाएगा, वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, मुंह से झाग निकलना शुरू होएगा। आप उसके फ्लर्टिंग सुन सकते हैं, यानी कि उसकी सांसें चलने लग जाएगी। तो ऐसे मरीज के अंदर अपन सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और शुगर चेक करेंगे। शुगर जैसे हमने चेक की, उसके अंदर 38 आई, यानी कि ये हाइपोग्लाइसेमिया में चला गया। अगर 70 mg पर डेसीलीटर से कम आती है, यानी कि हाइपोग्लाइसिया वाला पेशेंट है, हम तुरंत अगर D25 है तो D25, अगर D50 है तो D50, इन दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको तुरंत लगा देंगे। उसको लगाने के बाद ताकि वो मरीज को हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिन व्यक्तियों की शुगर सबसे ज़्यादा बढ़ी रहती है, या जो व्यक्ति शुगर की गोलियां खाते हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के अंदर शुगर सबसे कम हो जाती है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि कोई व्यक्ति गलती से 2 बार शुगर की गोली खा लेता है। पहले 8 बजे उसने गोली खाई, डॉक्टर ने बोला था सुबह सुबह आपको 8 बजे ही गोली खानी है। अब हुआ यूँ कि वो 8 बजे गोली खा ली, लेकिन वो कुछ काम करने लग गया और भूल गया। भूलने की वजह से उसने एक बार और गोली खा ली, 10 बजे की मैंने तो यार गोली खाई नहीं, ऐसे करके उसने 2 बार अगर गोली खा ली तो उसका शुगर लेवल कम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति, या जो खुद से ऐसा मान लेते हैं कि यार मैं शुगर बढ़ गई, यानी कि उसको थोड़ा बहुत चक्कर आया, जी घबराहट हुई, हाथ पैर दर्द हुए, उसके शुगर की गोली चल रही है, डॉक्टर ने बोला था सिर्फ एक टाइम ही खाना है। उस पेशेंट ने शाम को देखा कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसने एक और गोली खा ली कि मेरी शुगर बढ़ गई है। तो उन व्यक्तियों के अंदर भी शुगर बहुत कम हो जाती है। इसलिए बिना शुगर चेक किए गोली नहीं खानी है आपको। या इंसुलिन का डबल डोज ले लिया आपने, पेन में सेट करके रखा था कि आपको 10 यूनिट लेनी है, 20 यूनिट लेनी है, लेकिन गलती से आप भूल गए। आपको डॉक्टर ने सुबह 10 यूनिट की बोला था, शाम को 20 यूनिट की बोला था, लेकिन आपने सुबह 20 यूनिट ले लिए, शाम को 10 यूनिट लिए। ऐसा भी हो सकता है। तो उन व्यक्तियों के अंदर भी शुगर एकदम से गिर जाती है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा चला गया, तो इंसुलिन आपकी शुगर को बिल्कुल कम कर देगा। या फिर अ, ऐसे मरीजों के अंदर शुगर कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें उनकी हिस्ट्री पूछना है कि अगर ऐसा पेशेंट ऐसा देखने को मिलता है जिसके अंदर वो बिल्कुल आंखें नहीं खोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो आपको घर वालों से पूछना है क्या इनके शुगर की गोली तो नहीं चलती? वो बोल देंगे हाँ शुगर की गोली चलती है। तो आपको तुरंत शुगर चेक करनी है। अगर शुगर कम आती है तो आप D25 लगा देंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, वो थोड़ी देर में होश में तो आ जाएगा, बोलना भी शुरू कर देगा, लेकिन उसकी शुगर वापस गिर जाएगी, क्योंकि इंसुलिन जो दिया है, या उसने गलती से जो 2 टेबलेट खाई है, उसकी वजह से उसकी शुगर बार बार गिरेगी।
तो आपको एक बार D25 लगानी है, फिर उसके बाद उसको D10 लगाते रहना है, फिर उसके बाद D5 पे लाना है। ऐसे ग्रेजुअली करके उसको शुगर को मेंटेन करना है। इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको हर 1 घंटे में उसकी शुगर भी बार बार चेक करनी है। इस तरह से आप उसकी जान बचा सकते हैं, या फिर उसको हायर सेंटर पर रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। दूसरा तरीके अपनाना, ये क्रिस्टलोइड पढ़ लिए जिसके अंदर DNS, RL, NS ये सब कुछ आ गए हैं। अब बात आती है कोलोइड्स क्या होते हैं। कोलोइड्स को मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ब्लड के समान होते हैं, यानी कि इनका काम सिर्फ इतना है कि अगर ब्लड का लॉस हो गया है तो उस लॉस को भरपाई करना। ब्लड नहीं है, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, अगर जैसे किसी पेशेंट को रेफ़र किया है, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा आगे जाने में, उस समय तक उसके ब्लड को मेंटेन करने के लिए, उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो कोमा जैसी स्थिति में नहीं जाए, अनकॉन्शियस नहीं हो, उसका वो हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं जाए, तो उन सभी कंडीशन से बचाने के लिए इमरजेंसी में ये फ्लूइड्स लगाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है वोल्यूलेट 6%। इसके अंदर हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च होता है। स्टार्च का मतलब ये होता है कि ये पॉलीसैकेराइड्स है। ऐसी शक्कर है कि ये टूटती नहीं है आसानी से, इसलिए ब्लड के अंदर लंबे समय तक रहती है, जिससे ये प्रेशर मारती है ब्लड पे, ओंकोटिक प्रेशर जनरेट करती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। ऐसे व्यक्ति जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा खून निकल गया, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट माना गया है। यह लिक्विड खुद सिर्फ खून की नसों में ही रहता है, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रोमा वाले पेशेंट, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसका बहुत सारा खून वहीं निकल जाता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर घटने लग जाता है, और वो व्यक्ति हाइपोवोलेमिक शॉक यानी कि खून के निकल जाने पर लगने वाला शॉक में जाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। उसमें जब उस व्यक्ति को खून नहीं मिले, जब तक उस व्यक्ति को खून नहीं मिले, तब तक आपको उसका फ्लूइड मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए इस फ्लूइड को लगाया जाता है। या फिर सर्जरी के दौरान भी इसको लगाया जाता है। बर्न वाले पेशेंट, कोई जल गया है, उसकी स्किन जल गई है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो उस समय पर अपन इस फ्लूइड का उपयोग कर सकते हैं। इसको डायबिटिक वाले, शुगर वाले पेशेंट के अंदर नहीं लगाना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये स्टार्च से बना है और स्टार्च शुगर होता है। डेक्स्ट्रान, ये भी डेक्स्ट्रान 40 और नॉर्मल सलाइन का कॉम्बिनेशन आता है। ये बायोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज है, जटिल शुगर है, यानी शुगर है लेकिन जटिल है, आसानी से घुलती नहीं है, तो वही बात हो गई। ये भी एक तरीके से वो जो वोल्यूलाइट काम कर रहा था, उसी के समान ये काम करती है। तो इसका उपयोग भी वोल्यूलाइट 6% के समान ही है। इसको भी डायबिटिक पेशेंट में नहीं लगाना है, कार्डियक पेशेंट में नहीं लगाना है, किडनी वाले पेशेंट में नहीं लगाना है, डेक्स्ट्रन वाले की एलर्जी वाले पेशेंट में नहीं लगाना है, या हाई ब्लड शुगर पेशेंट में नहीं लगाना है। डेक्स्ट्रान और डेक्स्ट्रोज अलग अलग होते हैं। डेक्स्ट्रान जटिल शुगर है, डेक्स्ट्रोज सिंपल शुगर है, आसानी से टूट जाती है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी और आपका शुगर लेवल जल्दी बढ़ जाता है। डेक्स्ट्रान भी शुगर लेवल बढ़ाता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाता है, इसलिए शुगर वाले पेशेंट में इसको नहीं लगाते हैं। एल्बुमिन एल्बुमिन एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या करता है, ये आपके ओंकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ओंकोटिक प्रेशर अगर आपका मेंटेन रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। अगर ओंकोटिक प्रेशर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ओंकोटिक प्रेशर कब कम होता है, जब एल्बुमिन शरीर के अंदर नहीं रहेगा। अब किन किन कंडीशन में, या तो आपको ऐसी चोट लगी है जिसके अंदर खून निकल गया बहुत सारा, तो आपका एल्बुमिन भी उसके साथ निकल गया, तो एल्बुमिन की कमी हो गई। कि आपकी किडनियाँ ख़राब है, तो किडनियाँ एल्बुमिन को ब्लड के अंदर नहीं रख रही है, वो खून में बाहर पेशाब के थ्रू बाहर निकाल रही है। तो ऐसे मरीज के अंदर, तो ये क्या करता है, यूज टू ट्रीट ब्लड लॉस को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रोमा में, एक्सीडेंट वाले में, ब्लीडिंग हो रही है, सर्जरी वाले में, किडनी का डायलिसिस हो रहा है। किडनी डायलिसिस में पानी अपन बाहर निकाल लेते हैं उसका मशीन के थ्रू, तो उसके अंदर क्या होता है, ओंकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे उसका बीपी गिरने लग जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपन वापस उसको एल्बुमिन लगाया जाता है। सीकेडी पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट जिनके अंदर किडनियाँ ख़राब हो गई है, किडनियाँ उसके एल्बुमिन को बाहर निकल रही है, और एल्बुमिन का काम ये है कि आपकी नसों के अंदर पानी को पकड़ के रखना। अगर एल्बुमिन किडनी के थ्रू बाहर निकल गया और एल्बुमिन की कमी हो गई ब्लड के अंदर, तो होगा क्या, पानी को पकड़ के नहीं रखेगा, तो पानी सेल एंड टिश्यू में जाएगा, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी।
तो इसका उपयोग अगर शरीर में सूजन आ रही है किडनी वाले पेशेंट में, तो उसको कम करने के लिए भी एल्बुमिन लगाया जाता है। उसी के साथ में ये आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि जितने भी प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को ले जाने लाने का काम भी यही करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि जो पेशेंट होगा उसका वेट लॉस होता जाएगा, वो उसकी ऐसा हड्डी जैसा रह जाएगा, या उसके सेल एंड टिश्यू पे कहीं पे भी घाव हुआ रिपेयर नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे मरीजों को एल्बुमिन लगाया जाता है। उसके बाद एल्बुमिन होल, यही बात हो गई कि एल्बुमिन पानी को पकड़ के रखता है। अगर एल्बुमिन शरीर में नहीं होगा तो पानी या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा या फिर सेल एंड टिश्यू में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी। तो ये खास तौर पे किडनी वाले पेशेंट को लगाया जाता है, या फिर एक्सीडेंटल इमरजेंसी वाले पेशेंट होता है उनको लगाया जाता है। NaCl की 0.45 की ऐसी बोतल आती है, 3% वाली ऐसी आती है। तो अभी तक मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं सॉल्यूशन, कौन सा कब लगाना है, कौन सा हैवी फ्लूइड किसको लगाना है। तो आप एक बार इस वीडियो को वापस देखिएगा, धीरे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड है, कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है। तो ये सारे फ्लूइड्स के बारे में था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।